नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में संबोधन। कहा, लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं की मदद से भारत दुनिया की सबसे तेज विकास कर रही अर्थव्यवस्था। आईपैक रेड मामले में ईडी की सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका में बंगाल के डीजीपी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और डीसी साउथ को निलंबित किए जाने की मांग। मामले में सुनवाई जारी। जयपुर में 78वें सेना दिवस पर भव्य परेड का आयोजन। दुनिया ने पहली बार देखा भैरव बटालियन का शौर्य। प्रेरणा स्थल पर जांबाज जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे के साथ आज ठंड से कांपी दिल्ली। पालम में 2.3 डिग्री तापमान के साथ मौसम की सबसे सर्द सुबह। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जिम्बाब्वे में आज से आगाज। अब से थोड़ी देर में भारत और अमेरिका के बीच बुलावो में पहला मुकाबला। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में इसका आयोजन हो रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समकालीन संसदीय मुद्दों पर चर्चा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती देना प्रमुख है। भारत सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत की संसद ने पूर्व में 1971, 1986 और साल 2010 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी, 42 राष्ट्रमंडल देशों और विश्व के विभिन्न हिस्सों के 4 अर्ध स्वायत्त संसदों के आए लोग हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोकतंत्र परंपरा से है, आजाद भारत में इसे और मजबूत बनाया गया है। ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री ने चर्चा, सहमति और तकनीक को महत्व दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र का मूल मंत्र है डिलीवरी। इसलिए बीते दिनों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लोगों की आकांक्षाओं, उनके सपनों को पूरा करना ही लोकतंत्र की मजबूती है।
भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स। रुक करते अगली खबर का। कोलकाता में आईपैक छापे के दौरान बाधा डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ईडी और बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई जारी है। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाल में सीएम और बंगाल पुलिस के ईडी के कामकाज में दखल को गंभीर मुद्दा बताया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सीबीआई की कार्रवाई में पुलिस ने दखल दिया था। पुलिस अधिकारी सीएम के साथ धरने पर बैठ चुके हैं। साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईपैक पर छापे के दौरान अहम दस्तावेज गायब कर दिए गए, ये चोरी का मामला है। एसजी ने कहा कि छापे के दौरान सीएम ममता बनर्जी सारी फाइलें ले गई, ये चोरी का मामला है। सीएम ने एक ईडी ऑफिसर का फोन भी छीन लिया। ऐसी घटनाओं से सेंट्रल फोर्स का मनोबल गिरेगा। उन्होंने कहा कि हमने जब कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया तो टीएमसी के लीगल सेल के निर्देश पर कोर्ट रूम में भारी भीड़ जमा कर दी गई। हाईकोर्ट के आदेश में जज ने लिखवाया कि सुनवाई के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। तो आपको बता दें कि आईपैक पर जो ईडी ने छापेमारी की थी और उस दौरान ममता बनर्जी जब फाइलें लेकर के वहां से रवाना हो गई, इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है और एसजी ने जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को माना है कि उन्होंने ममता बनर्जी के साथ साथ किस तरह से ईडी के काम में बाधा उत्पन्न करने का काम किया, इसे गंभीर मुद्दा बताया है। और ये भी कहा सॉलिसिटर जनरल ने कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के काम में बाधा उत्पन्न की गई है ममता बनर्जी के द्वारा। वहीं आईपैक रेड मामले ने ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार और डीसी साउथ प्रियव्रत रॉय को निलंबित किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही ईडी ने मांग की है कि इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में ईडी और बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई अभी भी जारी है। और भी ताजा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ईडी की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का काम ममता बनर्जी ने किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुश्किल में ममता बनर्जी और उनकी पूरी की पूरी सरकार और पश्चिम बंगाल के अधिकारी अब आते हुए नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। जी देखिए, अभी जो सुनवाई चल रही है उसमें ईडी की तरफ से साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि जो ऑफिसर डीजी, सीपी, डीसीपी, जो ऑफिसर सीएम के साथ 8 जनवरी प्रतीक जैन के घर और उनके दफ्तर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में गए थे, उन सारे ऑफिसर्स के खिलाफ सस्पेंशन की नोटिस जारी किया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सामने जो जस्टिस प्रकाश मिश्रा और जस्टिस जो दूसरे जो जस्टिस है विपुल पंचाली, उनके बेंच के सामने अभी जो सुनवाई चल रही है वहां पे ईडी के तरफ से उनके जो एडवोकेट वो कहे हैं कि जिस तरह से ये घटना घटी है ये अनप्रेसिडेंटेड है और उन सारे ऑफिसर्स जिनको ईडी के आधिकारिक को सुरक्षा देना था, उन्होंने जिस घटना घटाई, इससे स्टेट गवर्नमेंट जाए कि इन सारे ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट हो। साथ ही साथ जो सीएम जैसा सीएम खुद वहां पे गई थी और ये सारी घटना घटी और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी शारदा के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दौरान जो शारदा मामला सीबीआई कर रहा था, वो उसके घटनाक्रम में तब जब सीपी थे राजीव कुमार, उनके घर सीबीआई के अधिकारी गए थे और तब ममता बनर्जी वहां आ गई थी और वहां पे जाके धरने में बैठ गई। वो सारे बात भी आज कोर्ट के सामने रखा गया
और लास्ट फ्राइडे को कलकत्ता हाई कोर्ट में जो घटना घटी कि जो सुनवाई था ईडी के याचिका की और उस तरफ टीएमसी के जो लीगल सेल वहां पे मौजूद हो गए, शोर शराबा किया, इतना शोर शराबा किया कि जस्टिस सुब्बा घोष उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, हाई कोर्ट जंतर मंतर बन गया था। तो उसके चलते ईडी के एडवोकेट ने कहा कि यस माय लॉर्ड, हाई कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया था जो वहां पे टीएमसी के लीगल सेल ने। और अभी इस वक्त ईडी के एडवोकेट के तरफ से ये बात कही जा रही है कि क्यों प्रतीक जैन के घर गए थे, कैसे ये मामला 2020 से कोयला घोटाला जो 2742 करोड़ का घोटाला है जो पब्लिक मानी है, वो कैसे लिंक जुड़ते जुड़ते प्रतीक जैन तक पहुंची और गोवा में 2021-22 में जो 20 करोड़ प्रतीक जैन के फर्म के जरिए डील हुआ था हवाला चैनल के जरिए, वो सारी बात अब सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने रखी जा रही है। बिल्कुल सौरभ, इसके साथ साथ अगर हम एसजी की बात जाने तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि दस्तावेज को चोरी करना गंभीर विषय है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है बल्कि कई बार इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के काम में बाधा उत्पन्न की गई है। कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट के सामने आज जो सवाल जवाब चल रहा है वहां पे ईडी के जो एडवोकेट है उन्होंने साफ तरीके से कहा कि सीएम खुद जो काम किए हैं उसको चोरी के अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एक चोरी है और ऊपर से चोरी के बाद जो बाहर आके मीडिया के सामने उन्होंने जिस तरह से बयान दिया वो सीनाजोरी है। एक चोरी ऊपर से सीनाजोरी, ये बात आज सवाल जवाब में उठ के आया है। और साथ ही साथ रेफरेंस, एक के बाद एक रेफरेंस कि कैसे ये पहली बार नहीं हुआ। केंद्रीय सेंट्रल जो एजेंसीज है जितनी बार गए हैं, चाहे वो शारदा मामला हो चाहे और एक कोई घोटाला हो, हर एक मामले में ऐसे स्टेट मशीनरीज पहुंच जाती है और वहां पे सेंट्रल एजेंसीज के काम में दाखिला करती है, उनके काम में हस्तक्षेप करती है। और साथ ही साथ जो मैं अभी अभी बोल रहा था कि जब सीपी थे राजीव कुमार, जो शारदा केस जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो शारदा केस का जो जांच का भार जो सीबीआई के ऊपर था, जब सीबीआई ऑफिसर्स वहां गए तो खुद सीबीआई ऑफिसर्स ही अरेस्ट हो गया कि क्यों वो दादन सीपी राजीव कुमार के घर गए थे। इस हिसाब से राजीव कुमार धरने में बैठ जाती है सीएम के साथ और इसलिए राजीव कुमार, डीजी राजीव कुमार, सीपी मनोज अग्रवाल और जो सारे पुलिस ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ सस्पेंशन का ऑर्डर जारी हो, ऐसा मांग किया गया है सुप्रीम कोर्ट में ईडी के जो एडवोकेट है उनके तरफ से। अभी भी सुनवाई चल रहा है, अभी भी जो सरकार का जो पक्ष है, कपिल सिब्बाल वहां पे है, कल्याण बनर्जी वहां पे है, वो अभी बाकी है। लेकिन अब तक की जो सवाल जवाब जो चल रहा था उसमें ईडी की तरफ से साफ तरीके से कहा गया है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड है और सुप्रीम कोर्ट ये एक प्रेसिडेंट तैयार कीजिए जिसके चलते आगे चलकर ऐसी घटना ना हो। जी बिल्कुल सौरभ, और इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों को साथ में ये भी बताते चलें कि ईडी कोयला घोटाले के मामले में रूटीन जांच कर रही थी और ये लगातार समझ से परे होता गया कि आखिर खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ आईपैक के दफ्तर क्यों पहुंचना पड़ गया, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। और ये जो हरे रंग की फाइल बार बार दिखाई जा रही है, इसमें ऐसे कौन से काले दस्तावेज थे जिससे लेकर के ममता बनर्जी वहां से चली गई। देखिए भी सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल चल रहा है उसमें वो जो फोटोग्राफ्स है जो सीएम बाहर निकल के आई थी, सीएम जो वो हरे कलर के जो फाइल्स थे उनके पास, वो दस्तावेज लेके सीएम जो आए थी बाहर, वो सारे जो फोटोग्राफ्स वो भी पिटीशन के साथ दाखिल किया गया। वो सारे तस्वीर भी अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस के जो बेंच है प्रशांत कुमार मिश्रा तमाम और सवालों के घेरे में विपुल ममता सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन अब से थोड़ी ही देर पहले किया है। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का जो 28वां सम्मेलन शुरू हुआ है उसके औपचारिक उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए अलग अलग देशों के राष्ट्रमंडल देशों के जो स्पीकर्स भारत आए हैं, साथ ही साथ पीठासीन अधिकारी भारत पहुंचे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। CSPOC सम्मेलन जिसका औपचारिक उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय लोकतंत्र की विशेषता के बारे में बताया और उसके बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारी भारत पहुंचे हैं। उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए, साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो इस बार इस सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। आपको बता दें कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समकालीन संसदीय मुद्दों पर चर्चा करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती देना खास तौर पर शामिल है। भारत सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भी भारत की संसद में पूर्व में CSPOC सम्मेलन आयोजित हो चुका है और साल 2026 में भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए अलग अलग राष्ट्रमंडल के जो प्रतिनिधि भारत आए हैं उनसे। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। क्या सोच रहे हैं प्रमोद भैया? कमाई बढ़ जाए, बच्चे को स्कूल भेजना है। अरे तो काम काहे नहीं बढ़ रहा है? उसके लिए चाहिए होती पूंजी। अरे PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम जैसे रेडी पटरी वाले को सरकार बिना किसी गारंटी के बहुत आसानी से 15,000 का लोन देती है। कैसे? PM स्वनिधि योजना में खुद को रजिस्टर करना बहुत आसान है। हाँ। इसके लिए आपको नगर निगम के ऑफिस में जाना पड़ेगा और नहीं तो PM स्वनिधि योजना के वेबसाइट पे जाकर के खुद को रजिस्टर कर लीजिए। देखिए, एक बार अगर आपने लोन चुका दिया तो दूसरी बार 25,000 का और तीसरी बार पूरे 50,000 का लोन मिल सकता है। PM स्वनिधि योजना, उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर विजय की फिल्म जननायकन के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। फिल्म की प्रोड्यूसर कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक की मांग की थी, जिसमें हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने के सिंगल बेंच के निर्देश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले को 20 जनवरी को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है और ऐसे में उसे दखल की कोई वजह नहीं दिखती। जयपुर के दक्षिण पश्चिमी कमान में आयोजित सेना दिवस परेड में आज भारतीय सेना ने अपनी अदम्य शक्ति और आधुनिक मारक क्षमता का भव्य प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और CDS जनरल अनिल चौहान ने प्रेरणा स्थल पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद महल रोड पर आयोजित शक्ति प्रदर्शन में अर्जुन टैंक के 9 वज्र और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जैसे घातक हथियारों ने भारत की सैन्य श्रेष्ठता का लोहा मनवाया। समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की उपस्थिति ने जवानों के जोश और उत्साह को और भी बढ़ा दिया। चेतक हेलीकॉप्टर्स द्वारा की गई गौरवमयी पुष्प वर्षा ने पूरे परेड स्थल को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया।
और अंत में विशिष्ट सैन्य सेवाओं के लिए जाबाज सैनिकों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस गौरवमयी परेड का सबसे ऐतिहासिक और रोमांचक क्षण भैरव बटालियन का पहली बार मुख्य मार्च पास्ट में शामिल होना रहा। भारतीय सेना की ये नई और विशेष टुकड़ी भगवान शिव के रुद्र रूप से प्रेरित होकर तैयार की गई है। साइलेंट वॉच डेडली किल के सिद्धांत पर काम करने वाली ये बटालियन दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखकर हमला करने में सक्षम है। परेड के दौरान मेजर चंद्रेश के नेतृत्व में राजपूताना राइफल्स ने अपने अदम्य साहस और अनुशासन का परिचय दिया। वहीं मेजर मोहित सिंधु की अगुवाई में सिख लाइट इन्फेंट्री ने भी शानदार मार्च पास्ट कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। ये नवगठित बटालियन पारंपरिक सैन्य कौशल के साथ साथ नेक्स्ट जेन युद्ध तकनीक से भी पूरी तरह से लैस है। इस ऐतिहासिक क्षण ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सेना भविष्य की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रुक करते अगली खबर का। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पालम में 2.3 डिग्री तापमान के साथ मौसम की सबसे सर्द सुबह रही। लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री, रिज पर 4.5 डिग्री जबकि आया नगर में 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने, ज्यादा देर तक ठंड में रहने से बचने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है क्योंकि अगले कुछ दिनों तक ठंड की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। भारतीय रेल अपने यात्रियों के अनुभव को और भी यादगार बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। एक अनूठी पहल करते हुए भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों में क्षेत्रीय व्यंजन परोसने का फैसला किया है। क्षेत्रीय व्यंजनों की शुरुआत भारतीय रेल का ऐसा कदम है जो न केवल यात्रियों को खाने का नया अनुभव देता है बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति को भी सम्मान देता है। अब यात्री अपनी सीट पर बैठे बैठे देश के अलग अलग राज्यों के विशिष्ट स्वादों का आनंद ले पाएंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजन अब वंदे भारत ट्रेन में उपलब्ध हैं। इससे यात्रियों को अपने घर जैसा स्वाद मिलेगा और इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों के खान पान से वो परिचित भी हो पाएंगे। इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इससे स्थानीय उत्पादकों, रसोइयों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय व्यंजनों की मांग बढ़ने से स्थानीय सामग्री और पारंपरिक पकाने की विधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो सफर आपका अब और भी सुहाना होने वाला है। जी हाँ, वंदे भारत में अब आपको मिलेगा विशिष्ट व्यंजन। अलग अलग राज्यों की इन व्यंजनों के माध्यम से महक आपको महसूस होगी और इसके साथ साथ आप जब सफर करेंगे तो लुत्फ ले पाएंगे विशिष्ट व्यंजन का। रुक करते अगली खबर का। दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स के बीच बुधवार देर रात एनकाउंटर हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों शूटर्स को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने पकड़ा है। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, उसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों बदमाशों में से एक नाबालिग है। दोनों बदमाश राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार और वेस्ट विनोद नगर फायरिंग केस में वांछित थे। आज से अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आगाज होगा। भारतीय टीम अपने पहले मैच में अमेरिका से भिड़ेगी। भारतीय अंडर 19 टीम अब तक इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है। भारत ने कुल 5 बार ये खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया 4 बार चैंपियन रहा है और वहीं मौजूदा विजेता भी है। पिछली बार फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में इस बार टीम इंडिया के पास हिसाब बराबर करने का सुनहरा मौका भी है। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। भारतीय अंडर 19 टीम और यूएसए अंडर 19 टीम के बीच अब तक एक बार टक्कर हुई है। इस दौरान भारतीय टीम ने बाजी मारी है। इस बार अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर कर रहे हैं। कुल 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, जिन्हें 4 ग्रुप में रखा गया है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को खेला जाएगा। और आइए अब आपको सीधे चल रहे हैं अहमदाबाद, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आदि शंकराचार्य जी की ग्रंथावली के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। गुजराती युवाओं को विशेषकर आचार्य शंकर के ज्ञान सागर में गोता लगाने का जिन्होंने मौका उपलब्ध कराया है, ऐसे
श्रीमान गौतम भाई पटेल। सभी लोग जरा जोर से गौतम भाई के लिए ताली बजाइए जरा। मेरे साथी ट्रस्टी श्री परेश भाई अमीन, श्री प्रशांत भाई अमीन, श्री हर्षद भाई शाह और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सौ अहमदाबाद के सुज्ञजन, आप सभी को मेरा राम राम। आज मेरे हिसाब से गुजरात के लोगों के लिए आदि शंकर रचित ज्ञान सागर को अपनी ही भाषा में उपलब्ध होना ये बहुत बड़ी, गुजरात के वाचकों के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी घटना है। और मैं थोड़ी डिटेल बात करना चाहता हूं। मैं और प्रवीण भाई लहरी सोमनाथ ट्रस्ट में भी ट्रस्टी हैं। तो प्रवीण भाई जब सोमनाथ ट्रस्ट से इसको प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे थे, फिर कोई न कोई कारणों से चीजें आगे बढ़ती गई और इतने में मैं सस्तु साहित्य संस्था के साथ जुड़ा और सुरेश जी ने भी बड़े आग्रह से कहा कि ये काम पूर्ण होना चाहिए, समय पर पूर्ण होना चाहिए। तब मैंने मेरे साथी ट्रस्टियों से बात करी, सबने बड़े उत्साह के साथ इस बात का स्वागत किया और आज मुझे ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते बहुत आनंद है कि आज सस्तु साहित्य के माध्यम से ये काम हो रहा है। मित्रों, आचार्य शंकर के अद्वैत के सिद्धांत और ज्ञान के बारे में बहुत तलस्पर्शी और तत्व का परिचय कराने वाला उद्बोधन हमने श्री सुरेश सोनी जी का सुना है। मैं सोनी जी को जानता हूं, अनेक कार्यकर्ताओं के जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां हैं, उसके मूल में जाकर देखें तो सोनी जी निकलते हैं इस प्रकार का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। कहीं अपने को आगे नहीं करना, कार्यकर्ता को कभी निराश न होने देना, सही मार्ग बताना और गलतियों को मधुरता से दिखाते हुए गलती सुधारने का मौका भी देना। बहुत कम संगठनकर्ताओं के अंदर इस प्रकार के गुण एक साथ होते हैं। श्रीमान सुरेश जी इसी प्रकार के एक श्रेष्ठ संगठनकर्ता है और कई स्वयंसेवकों के जीवन में उन्होंने रास्ता दिखाया है। सुरेश जी ने आग्रह करने के बाद सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के माध्यम से ऐसी ग्रंथावली का प्रकाशन होने जा रहा है, इसका मुझे बहुत आनंद है। मैं आज गौतम भाई के बारे में भी बताना चाहता हूं। गौतम भाई को शायद मालूम नहीं होगा, मैं बहुत बच्चा था। गौतम भाई और विनोद मेहता दोनों अंकुर कॉलेज में पढ़ाते थे। विनोद भाई संस्कृत के शिक्षक थे, उनके घर पर आते थे, मेरे घर के बिल्कुल सामने। और विनोद काका के पास मैं संस्कृत सीखने जाता था, तब पूछता था कि स्कूटर लेकर कौन आता है। तब से गौतम भाई संस्कृत की सेवा के लिए एक समर्पित जीवन है। इसी हॉल में मैंने झलोटा जी और इनकी शिष्या के माध्यम से गौतम भाई ने इनिशिएट की हुई गेय गीता का पाठ भी सुना है। ऐसे अनेक प्रकार के काम से गौतम भाई जुड़े रहे, संस्कृत की सेवा से भी जुड़े रहे।
मगर गौतम भाई मुझे मालूम नहीं, मैं तो दूर से आपको देखता रहा हूं। आपके जीवन की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी तो ये ग्रंथावली का संपादन और इसका गुजराती प्रकाशन। और इससे मैं समझ रहा हूं, मैं उसको विजुलाइज भी कर सकता हूं कि गुजरात के युवाओं के लिए कितना बड़ा खजाना आज खुद की भाषा में उपलब्ध हुआ है। संस्कृति का ज्ञान सबको उपलब्ध नहीं होता है, धीरे 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 अब बढ़ेगा, मगर आज तो सबको उपलब्ध नहीं है। मगर जैसा सुरेश जी ने कहा, ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती है। संस्कृत में रचित आदि शंकर का ये ज्ञान सागर आज सभी गुजराती युवाओं को आपने उपलब्ध कराया है। आने वाले दिनों में 25-50 साल के बाद जब चर्चाएं होगी साहित्य की और अच्छे साहित्य की, तब निश्चित रूप से आपका ये पुरुषार्थ उसमें शुमार होगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। 117 वर्षों से स्वामी अखंडानंद जी ने अपने जीवन काल में गुजरात के युवाओं को उत्कृष्ट साहित्य रचनाएं बहुत किफायती दाम में, बहुत कम दाम में उपलब्ध हो, इसके लिए इसकी परिकल्पना की थी। और उनका जीवन ही ऐसा था कि महान व्यक्ति के सामने लोगों ने ही भिक्षु जोड़ दिया। समाज के लिए भिक्षा मांगते मांगते भिक्षु अखंडानंद ने आयुर्वेद हो, साहित्य हो, सनातन धर्म का साहित्य हो या समाज में उच्च विचारों को प्रस्तापित करने वाला साहित्य हो, इस सब के लिए जो जीवन प्रस्तापित की, पूरा जीवन खर्च किया और एक ही जीवन में एक बहुत बड़ी संस्था इन्होंने प्रस्तापित की और अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों को प्रकाशित किया। श्रीमद् भगवत गीता हो, महाभारत, रामायण, योग वशिष्ठ, स्वामी राम तीर्थ के उपदेश हो, राम कथामृत हो या नीति विषयक ग्रंथ हो। मैं मेरी ही बात करना चाहूंगा। लगभग 70 के दशक में मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र गुजराती में पढ़ा। वो सस्तु साहित्य ने छापा हुआ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इस प्रकार के अनेक ग्रंथों को उन्होंने गुजरात में उपलब्ध कराया। और जो पुराने लोग हैं, मेरे जितनी आयु वाले लोग हैं, सबको मालूम होगा गुजरात के सामूहिक चरित्र निर्माण में अखंड आनंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। अखंड आनंद ने सत्व से भरपूर कई साहित्यिक सामग्री को एकत्रित कर बहुत सरल तरीके से युवाओं को देने का काम किया। सनातन धर्म के सार को अनेकानेक ऋषि मुनियों के उपदेश के माध्यम से अखंडानंद ने सरल गुजराती में रखने का काम किया और व्यक्ति के अंदर के सत्व को जागरूक कर प्रस्तापित करने के लिए ढेर सारी बोध कथाओं को भी अखंडानंद ने गुजराती युवाओं को उपलब्ध कराई। मेरे दादाजी ने कहा हुआ एक वाक्य आज भी मुझे याद है, तुम तो अखंडानंद पढ़ना ही पढ़ना और चलता है तो अपने पोते को भी पढ़ाना, इसी से घर में शुभ आएगा। बहुत बड़ा वाक्य है। और आज फिर से एक बार अखंडानंद पुनर्जीवित हो रहा है। इस सभागार में जितने भी लोग हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अखंडानंद जो एक समय मृतप्राय स्थिति में पहुंचा था, अखंडानंद अब अगले 50 साल तक इसी प्रकार से प्रकाशित होगा। इसकी हम जरूर व्यवस्था करेंगे। और मेरे साथ जो ट्रस्टीगण हैं वो भी
इसके लिए दिन रात पुरुषार्थ करे। अभी मार्च 2025 में ही ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुराने जो 24 पुस्तक है, इनकी नई एडिशन हमने प्रकाशित की है। और जिस प्रकार से वाचकों का रुचि ये 24 पुस्तकों के लिए देखने को मिलता है, लोग इंटरनेट आने के बाद ऐसा सोचते थे शायद अब कोई पुस्तक पढ़ेगा क्या, परंतु मेरा भरोसा ये 24 पुस्तकों के प्रकाशन ने बढ़ा दिया है कि नई पीढ़ी भी पढ़ती है, इनको देने की व्यवस्था है। आज उसी कड़ी में यहां पर आदि शंकर समग्र को 15 ग्रंथों में बांटकर प्रकाशित किया गया है। मुझे विश्वास है कि आदि शंकर का ये ज्ञान का सागर हमारे गुजराती युवाओं के लिए गोता लगाने के लिए आज से उपलब्ध है। इसका इनके जीवन पर और कामों पर, दोनों पर निश्चित रूप से असर दिखेगा। मित्रों, आदि शंकर अब एक प्रकार से 36 साल की आयु का वर्णन शब्दों में करना भी अपने आप में दिक्कत है, मगर उनके जन्म के पहले की एक घटना कहता हूं। शिव गुरु उनके पिता का नाम था, विशिष्टा देवी माता का नाम था। दोनों को संतान नहीं थी। जब ईश्वर से संतान मांगी तब ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने पूछा कि दीर्घायु संतान चाहिए या सर्वज्ञ चाहिए। तब पिता शिव गुरु ने कहा कि मुझे सर्वज्ञ संतान चाहिए। शंकर की प्रागट्य ही ये बताता है कि इसका जीवन किसके लिए था। और सच अर्थ में ईश्वर का वो आशीर्वाद या जो विचार था पिता का, वो फला और इस देश को एक सर्वज्ञ संत उपलब्ध हुआ। और उनके इतने छोटे से कालखंड में अनेक कामों को उन्होंने न केवल किया, प्रस्तापित किया और संगठन बनाकर युगों तक चलता रहे, इस प्रकार की व्यवस्था की। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। मैं जब मेरी पोती को आदि शंकर की बात सुना रहा था, तब उसने कहा, बहुत क्यूरियोसिटी से कहा कि दादा आप कहते थे कि इतने साल पहले शंकर हुए और हमने कुंभ में अभी शंकराचार्य के पैर छुए, तो इतने साल कैसे कोई जी सकता है। वो बच्ची समझ नहीं सकती कि आदि शंकर ने परंपरा जो बनाई, युगों तक सनातन की सेवा कर पाए, ऐसी परंपरा। अपने एक जीवन में काम करना, अपने एक जीवन का पूरा खर्च कर जीवन को खर्च कर काम को प्रस्तापित करना एक बात है, पर एक ही जीवन में ऐसी व्यवस्था कर जाना जो अनेक युगों तक वो व्यवस्था समाज का प्रबोधन करती रहे, ये बहुत बड़ी बात है। 7-8 साल की आयु में ही संपूर्ण वेदों का पूर्ण अध्ययन किया। 12 साल की आयु में शास्त्रवेत्ता हो गए। एक घटनाक्रम ने मां से संन्यास्त की आज्ञा ली और सन्यासी बनकर सत्य की खोज में, गुरु की खोज में निकले। जब गोविंद भगवत पाद के उनको दर्शन हुए मध्य प्रदेश के अंदर, और जब उनसे संवाद हुआ और जब परिचय पूछा, तब उन्होंने शिवोहम का एक प्रकार से विचार लिया। निर्वाण षटकम में इन्होंने अल्टीमेट ज्ञान देने का काम किया। हम सब मानते हैं, हम सब परंपरा से सनातनी हिंदू है, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, ज्ञान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। मगर मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब तक जितना ज्ञान इस सृष्टि पर उपलब्ध है, इसमें शिवोहम के ऊपर कुछ नहीं है। अभी तक जो उपलब्ध है उसमें अल्टीमेट है। और उन्होंने
गोविंदपाद ने उनको ब्रह्म ज्ञान और वेदांत दोनों की शिक्षा दी और उनके दिए हुए ज्ञान से ही शंकराचार्य अनेक भाष्य लिख पाए। इनके साहित्य रचना को एक बार हम यात्रा कर पूरा पढ़ना तो शायद ही किसी के जीवन में, समझना किसी के जीवन में संभव होगा, मगर सिर्फ इसके कैनवास को हम देखें, भाष्य ग्रंथ लिखे, इसमें ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता भाष्य और उपनिषद भाष्य मैंने खुद पढ़े। मैं सभी को कह सकता हूं कि इतना सरल, सटीक और सत्य के नजदीक उपनिषद का भाष्य और कोई नहीं दे सकता। वो केवल और केवल आदि शंकर ही दे सकते। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, कई प्रकार के सभी लगभग उपनिषदों के बहुत विस्तृत भाष्य दिए। स्तोत्र ग्रंथ लिखे, उसमें आनंद लहरी, गोविंदाष्टकम, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, 10 श्लोकी, यति पंचक, पंचपदी, मणि पंचक, हरिहर स्तोत्र, सोपान पंचक, शिवभुज प्रयाग, ये सारे स्तोत्र एक माला में रखकर आप देखेंगे तो उस वक्त के समाज में जितने प्रश्न थे वो सभी प्रश्नों का निराकरण आपको इस स्तोत्र में से मिलेगा। और सनातन धर्म के लिए जो आशंकाएं निर्मित हुई थी, ढेर सारे कुरिवाज आ चुके थे उस वक्त, बौद्ध, जैन, कापालिक, तांत्रिक, अनेक प्रकार के मत अस्तित्व में आ गए थे और एक पूरे भारत का मूल विचार धुंधला सा बना हुआ था। अगर आप स्तोत्र ग्रंथों को क्रमबद्ध रूप से अभ्यास करेंगे तो सारी आशंकाओं का निरसन आदि शंकर ने अपने एक ही जीवन में कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने भी किंतु परंतु थे, इसके तर्कबद्ध जवाब आदि शंकर ने उपलब्ध कराए। और प्रकरण ग्रंथों में भी उपदेश शास्त्री, तत्वबोध, निर्वाण मंजरी, विवेक चूड़ामणि, मेरा युवाओं को आग्रह है कि अब गुजराती अनुवाद और भावानुवाद उपलब्ध है, विवेक चूड़ामणि जरूर जीवन में एक बार पढ़ना। विवेक चूड़ामणि, वेदांत सार, कई प्रकार के प्रकरण ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। आदि शंकराचार्य ने केवल विचार नहीं दिया, उन्होंने भारत को विचार के साथ साथ संयोजन भी दिया। सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान का आकार भी दिया। और सिर्फ मोक्ष का विचार नहीं दिया, मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त कर रख दिया। अपने एक जीवन में बहुत कम लोग इतना कर सकता है। इतनी अल्पायु में कई बार देश की पदयात्रा की, एक प्रकार से पैदल चलती विश्वविद्यालय का उस जमाने में रोल आदि शंकर ने करा। सिर्फ पैदल यात्रा नहीं की, भारत की पहचान को प्रस्थापित किया। 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए, ज्ञान दीप की स्थापना की और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में सनातन की ध्वजा को फहराने का काम किया। ये 4 मठ एक प्रकार से सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं बने, ये चारों मठ के तत्वाधान में सारे वेद और उपनिषद को बांटकर उसके संरक्षण और संवर्धन का उन्होंने हमेशा के लिए एक स्थान बनाया। चारों वेदों को चारों पीठों के अंदर बांटकर, उपनिषदों को बांटकर उसके संरक्षण और संवर्धन दोनों का काम दिया। इन्होंने अखाड़ों की भी स्थापना की, एक संगठन का निर्माण किया जिससे सनातन धर्म कठिन से कठिन अवस्था से भी गुजरे।
तो कभी काल बाह्य न हो ऐसी व्यवस्था करी और 10 नामी संप्रदाय की स्थापना करी। और ये 10 नामी संप्रदाय के 10 नाम देखेंगे तो पृथ्वी पर पर्यावरण और नगर मतलब रहने की पूरी व्यवस्था, इस सभी को ये 10 नामी के अंदर बांटकर इस सन्यासियों को एक दिशा देने का काम किया। हिमालय से कन्याकुमारी तक 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरी और 4 धाम, किसी भी जगह जाएंगे और तीर्थ पुरोहित आपको वो धामों के लिए अगर कोई शास्त्रोक्त विधि कराएगा, मेरा मानकर चलना वो विधि के रचयिता आदि शंकर ही होंगे और कोई नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आप गंगा जी जाओ, यमुना जी जाओ, नर्मदा जी जाओ, जब नदी का पूजन करोगे तो जो श्लोक बने होंगे, पूजन पद्धति बनी होगी, वो उन्होंने ही बनाई और सालों तक प्रकृति की पूजा से लेकर सनातन के मूल तत्व को पहचानने तक का रास्ता आम लोगों के लिए भी प्रयास प्रशस्त किया। जीवन में कई सारे शास्त्रार्थ किए, कई सारी शंकाओं आशंकाओं का निरीक्षण किया। कुमारिल भट्ट और मंडन मिश्र, ये दोनों के साथ उनका संवाद आज भी भारत भूल नहीं सकता। और जब उभय भारती को अध्यक्षता करने का काम दिया, वो आदि शंकर के अलावे कोई नहीं कर सकता। इन चर्चाओं में वेद प्रामाण्य, कर्मकांड बनाम ज्ञान मार्ग, ब्रह्म आत्मा की एकता अद्वैत, संन्यास्त और गृहस्थ दोनों के दायित्व, समाज में भेदभाव, ऐसे मूल तत्वों को उन्होंने अपने शास्त्रार्थ के अंदर समाहित कर और इस सारी शंकाओं का समाधान कर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सनातन धर्म को प्रस्थापित करने का, निराकार बनाम साकार, ये द्वंद्व को भी उन्होंने ही समाप्त किया। भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसको भी उन्होंने करा। और जब दर्शन को जन भाषा में उतारने की बात करते हैं, तब मैं एक ही पद का नाम देना चाहता हूं, भज गोविंदम को एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो मालूम पड़ेगा, किसी से सीख भी लीजिएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि किस प्रकार से दर्शन को जन भाषा में लोक भोग्य बनाकर लोगों के सामने रखते हैं। आज मुझे हृदय से आनंद है कि मैं स्वामी अखंडानंद के बनाई हुई संस्था में काम कर रहा हूं, इसके साथ जुड़ा हूं और साच अर्थ में सस्तु साहित्य मुद्रणालय का सौभाग्य है कि गौतम भाई ने जो परिश्रम कर समग्र शंकर की रचना की है, उसका आज प्रकाशन हम करने जा रहा है। सूरज जी ने न केवल इसके लिए अंगुली निर्देश किया, लगातार इसका फॉलोअप भी करते रहे, मेरे साथ तो करते रहे, मेरी ऑफिस के साथ भी करते रहे, प्रिंटर के साथ भी करते रहे, लेखक के साथ भी करते रहे। तो पूरा ये ग्रंथावली प्रकाशित हो तब तक उन्होंने चिंता की है। और सुरेश जी, आपने एक चिंता करी है कि लोगों तक पहुंचे, लोग इसका उपयोग करें। हम निश्चित रूप से, हमारा ट्रस्ट का एक काम है कि हम इसको लोक भोग्य भी बनाएंगे और विशेषकर युवाओं को हम इसके अंदर गोता लगाने का निश्चित मौका देंगे। और आदि शंकर का संदेश, एक ज्ञान का सागर आज पूरे गुजरात के युवाओं को उपलब्ध है, इसका मुझे आनंद है। मैं सभी, आज बहुत सारे लाइब्रेरी के साथ जुड़े हुए लोगों को भी हमने यहाँ आमंत्रित किया है। मैं सभी को विनंती करना चाहता हूँ कि जो परिश्रम हुआ है और ये जो ज्ञान को सरल कर अपनी भाषा में रखने का प्रयास किया है, वो विशेषकर हमारे युवाओं के साथ पहुंचे, किशोरों के पास पहुंचे और सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो। यही अभ्यर्थना फिर से एक बार प्रवीण भाई लहरी, सुरेश भाई और सुरेश सोनी जी और गौतम भाई,
तीनों का मैं हृदय से धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे। अहमदाबाद से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आदि शंकराचार्य जी की ग्रंथावली के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुजराती भाषा में जो ये ग्रंथ प्रकाशित किया गया है, निश्चित तौर पर ये युवाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसके साथ ही आइए अब आपको सीधे लिए चल रहे हैं अमृतसर, जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही हैं। भूमिका निभानी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का भविष्य ऐसे युवाओं पर निर्भर है जो वैज्ञानिक सोच रखने वाले हो, जिम्मेदारी से कार्य कर रहे और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होंगे। ऐसे सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप जो भी कार्य चुने, ये सुनिश्चित करें कि आपका योगदान राष्ट्र को सुदृढ़ बनाएगा और मानवीय मूल्यों को मजबूत करेगा। मुझे विश्वास है कि आप भारत को और अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र के शांति दूत के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे और देश को शिखर पर ले जाएंगे। मुझे शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमृतसर से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की और साफ तौर पर यह भी कहा कि आप भारत के शांति दूत के तौर पर काम करेंगे और उन्होंने कहा कि आप निश्चित तौर पर भारत को प्रगतिशील बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।